बच्चों, कैसे हो सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक बात की थी? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू देखा था कि ओवरव्यू बेसिकली कि किस तरह से इसको पढ़ना है या क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखेंगे उसका पहला पार्ट जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, किस तरह से हमने शुरुआत की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग कंसीडर किया गया, किस तरह केमिस्ट्री की ब्रांचेस बनी। ये उस टाइम की बात से हम शुरू करेंगे जब केमिस्ट्री बिल्कुल अपने स्टार्टिंग फेज में थी, जब इसकी ब्रांचेस नहीं हुई थी, जब अलग अलग ब्रांचेस नहीं बनी थी और बिल्कुल रिसर्च स्टार्टिंग फेज में थी। तब से बात लेके चलेंगे और आज यानी कि मॉडर्न टाइम तक उस बात को लेके आएंगे। ठीक है जी। तो आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हमारा टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज का? ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है जी। तो पहले क्या माना जाता था? तो शुरू में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब एक ही होते थे। ठीक है जी। पहले ये नहीं पता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अलग केमिस्ट्री है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ, उस समय तक क्या माना जाता था? उस समय तक पहले देखते हैं क्या माना जाता था। उस समय तक माना जाता था कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक, इसका मतलब है रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें लाइफ है, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस टाइम तक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई थी, सिर्फ ऑर्गेनिक वर्ड को डेफिनेशन दी गई थी कि ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक का मीनिंग होता था रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो भी चीज होती थी। अच्छा जी। अब क्या हुआ, इसी के हिसाब से जब शुरू में ये देखा गया कि कुछ केमिकल, इसी के हिसाब से जब शुरू में ये देखा गया कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं। ठीक है जी। लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं, इसलिए उन कंपाउंड्स को क्या बोल दिया गया? तो उन कंपाउंड्स को बोल दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, जो लिविंग थिंग्स से डिराइव होते थे। अच्छा जी। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो केमिस्ट्री डील करती थी उसको ही क्या बोला गया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी किसी भी टर्म में। ठीक है जी। ये डेफिनेशन जो थी वो किसी भी टर्म में कंप्लीट नहीं थी। ये एक बहुत स्टार्टिंग फेज की डेफिनेशन थी। ये उस टाइम की डेफिनेशन थी जब ऑर्गेनिक बिल्कुल हमने स्टार्ट ही की थी। तब हमें बिल्कुल जस्ट पता ही लगा था कि लिविंग थिंग्स में भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सबसे पहले जिनने रिसर्च स्टार्ट की, अच्छा उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हुआ क्या था। तो जब हमें ये पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, तो हमने क्या सोचा कि चलिए क्यों ना इन चीज़ों के बारे में रिसर्च की जाए कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आए लेमेरी, जिनका टाइम था 1675। ठीक है जी। 1675 में आए लेमेरी और उन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। 3 कैटेगरीज में। ठीक है जी। पहले थे मिनरल कंपाउंड्स, दूसरे थे प्लांट कंपाउंड्स और तीसरे थे एनिमल कंपाउंड्स। मिनरल कंपाउंड्स वो होते थे जो अर्थ क्रस्ट या मिनरल्स से हमें ऑब्टेन होते थे। प्लांट कंपाउंड्स वो होते थे जो प्लांट से ऑब्टेन होते थे। और एनिमल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते थे? जो एनिमल्स से ऑब्टेन होते थे हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये जो
क्लासिफिकेशन था, ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए लेवोइजियर। लेवोइजियर जिनका टाइम था 1785। इन्होंने क्या देखा, अच्छा पहले तो इनको क्या बोलते हैं, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं इनको। इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में क्या है, कुछ कंपाउंड्स कॉमन है, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं, ठीक है जी। तो इस पे इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई। पहली, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और दूसरे फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इनको बोला, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए थे उनको बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए थे उनको पहली बार बोला गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट सबसे पहले किसने किया, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि लेवोइजियर ने, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इनने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, इसको मिटाते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, जब लेवोइजियर ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग अलग कर दिया, जब लेवोइजियर ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग अलग कर दिया, तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक का जो एरिया था उसमें रिसर्च स्टार्ट हो गई, ठीक है जी, उसमें जो है रिसर्च स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। और नए नए कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया जाने लगा, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड को किससे सेपरेट आउट किया गया, ग्रेप्स से, ठीक है जी। इसके अलावा मैलिक एसिड को सेपरेट किया गया किससे, एप्पल से, ठीक है जी। सिमिलरली सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को किससे सेपरेट किया गया, लेमन से। सिमिलरली लैक्टिक एसिड को सेपरेट किया गया मिल्क से। अच्छा, अभी तक क्या हुआ कि अभी तक कोई भी कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं हुआ था, सिर्फ क्या हुए थे, सिर्फ सेपरेट ही किए गए थे, नेचुरल या लिविंग थिंग्स से सेपरेट ही किए गए थे, कोई भी लैब में प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो इस कंक्लूजन के या इस फैक्ट के बेस पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ ब्रेजिलियस, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इस फैक्ट के बेस पे ब्रेजिलियस ने अपनी थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती थी, ये थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब ब्रेजिलियस से जब पूछा गया कि क्यों नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने आंसर दिया कि क्योंकि टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्होंने क्या आंसर दिया कि टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अ वाइटल फोर्स इज नीडेड, एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। अच्छा, और ये वाइटल फोर्स कहां होता है, तो ये वाइटल फोर्स खाली कहां प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, नीडेड विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, कि वाइटल फोर्स की जरूरत होती है इनको प्रिपेयर करने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता।
अब ये थ्योरी उस टाइम तक तो सही लगती थी, क्योंकि उस टाइम तक तो लैब में किसी चीज को प्रिपेयर नहीं किया गया था। पर क्या हुआ, 1828 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ वोलर, या होलर भी बोल सकते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, ठीक है जी, होलर। इनने क्या किया, इनने प्रिपेयर्ड यूरिया को प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को यूज करके, और इन्होंने क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर किया। अब यूरिया क्या होता है, तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक बार पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर यूरिया को देखेंगे। तो अमोनियम साइनेट कुछ होता है NH4OCN, ठीक है जी। इसको उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया हीट और बन गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है जी। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या होता था, लिविंग थिंग्स से निकलता था, लिविंग थिंग्स से सेपरेट किया जाता था। यूरिया कहाँ से होता था, तो ये यूरिन से या इन चीज़ों से क्या होता था, सेपरेट आउट किया जाता था। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इस तरह जो ब्राज़िलियस की थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो क्या हुई, वो फॉल्स प्रूव हो गई, वो गलत प्रूव हो गई। ये पता लग गया कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको लैब में भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक का जो ओल्ड एज था, या हम कहे कि ऑर्गेनिक का जो पुराना समय था, जो पुराना युग था ऑर्गेनिक का, वो खत्म हुआ। जब से हम कहें कि यूरिया को बनाया गया लैब में, तब से हम ये मानते हैं कि उस समय से मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई, क्या मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ तो हमें मॉडर्न एक डेफिनेशन भी चाहिए थी, कि नई डेफिनेशन, यानी कि आज के समय के हिसाब से इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में उसकी क्या डेफिनेशन रही, किस तरह से वो बनी, क्यों उसको उसी डेफिनेशन को लिया गया, और क्या क्या है उसकी खासियतें, आइए देखते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ, सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई कि मॉडर्न के हिसाब से भी, आज के नए टाइम के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेशन दी गई कि दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है जी, कि कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। पर बोले क्या सभी कार्बन कंपाउंड्स, तो बोले नहीं, कुछ चीजों को छोड़कर, एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स को छोड़ दिया गया जो इनऑर्गेनिक में काउंट होते थे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बोनेट्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है जी। इसके अलावा मेटल साइनाइड्स जैसे कि KCN, जैसे कि NaCN, ठीक है जी। अच्छा, मेटल साइनाइड्स के अलावा कार्बाइड्स जैसे कि CaC2 एटसेट्रा, इन कंपाउंड्स को छोड़ के। तो बोले फिर बचा क्या, अगर आपने ये सारे छोड़ दिए तो बचा क्या, तो बोले कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम क्या कहते थे, तो जिनको कहते थे हाइड्रोकार्बन्स। और इन हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई और नॉन मेटल लगा दिया जाए, यानी कि इनके डेरिवेटिव्स, यानी कंपाउंड्स ऑफ C एंड H, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH4, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। C2H6
ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। सिमिलरली CH3Cl, देखिए एक इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव हुआ ये वाला कंपाउंड जो है ये इसका डेरिवेटिव हुआ, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं चारों हटा के क्लोरीन लगा दूं तो CCl4, तो ये भी क्या होगा, ये भी उसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा, बस चारों हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया। तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो इन सभी को मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि भाई इन सब की स्टडी जो भी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, इतना देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं आगे। तो हमने जान लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है जी। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देख ली कि मॉडर्न टाइम में क्या होती है, कि कैसे पुराने समय से केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठ के मॉडर्न टाइम तक आई। अब हम जानेंगे कि क्यों इस केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच की तरह पढ़ा गया, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट ब्रांच, या व्हाई इट इज स्टडीड एज अ डिफरेंट ब्रांच, व्हाई इट इज a separate branch। ये एक सेपरेट ब्रांच क्यों है, तो इसके कुछ रीजंस हैं हमारे पास। ठीक है जी, जिनमें जो पहला रीजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या होता है, तो वो होता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कंपाउंड जो केमिस्ट्री के टोटल कंपाउंड्स हैं उनका 90% है, यानी कि 90% ऑफ द टोटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए इसको एक अलग ब्रांच की तरह पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। इसके अलावा पर ईयर क्या होता है, पर ईयर लगभग 50,000 यानी कि 50,000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड। 50,000 लगभग नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या किए जाते हैं, आर डिस्कवर किए जाते हैं। ठीक है जी, उनकी खोज की जाती है, ढूंढा जाता है उन्हें। ठीक है जी, यानी कि हर नया कंपाउंड जो मिलता है, हर 10 में से अगर 10 नए कंपाउंड किसी ईयर में ढूंढे गए हैं तो उनमें से 9 कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, एक इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है जी, तो आइए आगे देखते हैं इसके अलावा इसके क्या क्या रीजन होते हैं। तो दूसरा रीजन इसका जो होता है वो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि इनकी जो रिएक्शन होती है वो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है जी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस यूजुअली आयनिक होती हैं और बहुत फास्ट होती हैं, जबकि जो इसकी रिएक्शंस होती हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो अक्सर कोवलेंट होती हैं और उनके कंपैरिजन में काफी स्लो होती हैं, यानी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के कंपैरिजन में काफी स्लो होती है। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि व्हाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, इतना लार्ज नंबर होने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन है टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है जी, अब क्या होता है 2s कुछ ऐसा दिखता है और 2p कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है जी, 2s में 2 होते हैं और 2p में 2 होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी लेके और एक्साइट हो जाता है यहां पे। ठीक है जी, यानी कि कार्बन के पास 4
कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है जी, ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता है, 4 को शेयर करता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है चारों तरफ। ठीक है जी, तो इसलिए ये अलग अलग चीजों से जुड़ सकता है, अलग अलग एलिमेंट से जुड़ सकता है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड से बना सकता है। दूसरा जो इसका रीजन है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि खुद के साथ बॉन्ड बनाने की किसी की टेंडेंसी कैसी है। कार्बन क्या करता है, कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा क्या होता है कि कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ही 4 बॉन्ड बना सकता है। कुछ मान लीजिए यहां पे लिख रहा हूं, कुछ इस तरह से चारों तरफ कार्बन 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 कार्बन। ठीक है जी, और चारों तरफ अपनी चेन को एनलार्ज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है जी, तो यानी कि इसकी बहुत सारी चेन्ड और ब्रांच्ड कंपाउंड्स हो सकते हैं, यानी कि बहुत लंबी चेन बन सकती है या बहुत सारी ब्रांचेस बन सकती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा इसका एक और फिनोमिना है जो बहुत यूनिक है, जो आपको देखना है। ठीक है जी, बहुत यूनिक फिनोमिना है, एक बार ध्यान दीजिएगा। और उस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही फॉर्मूला वाले 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं और उन सभी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं, यानी कि एक फॉर्मूला के ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर आपके पास जैसे NaCl है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ टेबल सॉल्ट है, एक ही चीज बनती है इससे, टेबल सॉल्ट। इस फॉर्मूला की दुनिया में एक ही चीज होती है बस, जिसको आप नमक बोलते हो, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, अच्छा, पर ऑर्गेनिक में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में जैसे C2H5O, ठीक है जी, या C2H6O मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई फॉर्मूला है, तो इसके क्या बन सकते हैं, इसका देखिए एक कंपाउंड तो बन सकता है CH3CH2OH। ठीक है जी, एक इसका कंपाउंड बन सकता है CH3OCH3। देखिए क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है, ऑब्वियसली। देखिए 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, तो ये होती है एल्कोहल। ठीक है जी, ये होती है एल्कोहल। ठीक है जी, अच्छा, यानी कि लिकर, एल्कोहल। और ये जो कंपाउंड होता है ये होता है ईथर, और ईथर यूजुअली क्या होते हैं, तो परफ्यूम्स होते हैं ईथर। ठीक है जी, ये क्या है, ये एल्कोहल है और ये क्या है, ये परफ्यूम है। दोनों का फॉर्मूला क्या था, एक ही था। यानी कि एक ही फॉर्मूला वाले अलग अलग प्रॉपर्टीज के कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला के पीछे भी कार्बन के क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, कम से कम 2 तो हैं, और भी हो सकते हैं बट कम से कम 2 तो हमने देख ही लिए हैं। तो यानी कि इसमें ना सिर्फ बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं बट हर एक फॉर्मूला के पीछे भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। यानी कि यहां पे जो कंपाउंड्स का नंबर है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा अब एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं छोटा सा। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो यूजेस क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कि इनके यूजेस क्या होते हैं। तो इसका यूज हर चीज में होता है, जैसे कि फूड, जैसे कि क्लोथ्स, जैसे कि फ्यूल्स, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, जैसे कि मेडिसिन्स। ठीक है जी, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है जी, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लाइफ की लगभग हर चीज में, लाइफ की लगभग हर एरिया में इनकी क्या होती है, इनके यूजेस होते हैं।
तो बहुत यूजफुल कंपाउंड्स हैं और क्योंकि एक बात सोचिए कि ये हैं ही बहुत ज़्यादा, यानी कि 100% कंपाउंड्स में से 90% यही हैं, तो यूज भी ज़्यादातर इनके ही होते होंगे, ऑब्वियस है ये बात, ठीक है जी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमने यूजेज क्यों जाने, यूजेज हमने इसलिए जाने क्योंकि जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये असल दुनिया में क्या, यानी कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज है, क्या इसकी वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए, ठीक है जी। तो हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि ये लगभग हर चीज में ही यूज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है जी। कल देखेंगे इसकी बॉन्डिंग के बारे में, और कल एक्चुअली हम केमिस्ट्री वाले फेज में जाएंगे। तो हिस्ट्री वाला फेज था उसका, ठीक है जी, ये तो केमिस्ट्री का हिस्ट्री वाला फेज था। कल हम चलेंगे इसके केमिस्ट्री वाले फेज में, यानी कि कल से स्टार्ट करेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है इसके अंदर, इन कंपाउंड्स में बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, ठीक है जी। तो ये सभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।